जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन पहले हम देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा रेशियो क्या होती है। इसके बाद इसमें प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे एवरेज भी इसमें कवर करेंगे, अभी बताएंगे आगे कि एवरेज का इसमें क्यों जरूरत पड़ती है। और एक लास्ट टॉपिक इसमें पड़ता है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बारे में भी जानेंगे कि इस रेशियो प्रोपोर्शन में आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी पढ़ने को। और आईटीआई में टाइम एंड वर्क का ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा ही है, तो उसको हम लोग जान लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम लोग समझ सकते हैं जैसे मान लो दो राशि हैं ए और बी, इनका आपस में कैसे संबंध हो सकता है ये, या ए बी से कितनी बड़ी है या बी ए से कितनी छोटी या बड़ी है। ए में कितना गुणा कर दें तो बी बन जाएगा, या बी में कितना गुणा कर देंगे ए बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए ए बाई बी, मतलब ए को बी में भाग दे देंगे, यही अपना रेशो आ जाएगा। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी को ए अनुपात बी। तो रेशो का साइन होता है, दो डॉट का साइन होता है, इसको रेशो से बनाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, चार जो डॉट बनते हैं ये बनता है अपना प्रोपोर्शंस में, इसको समानुपात बोलते हैं। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेशो में आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने पर हमको रेशो ही प्राप्त होता है। तो संख्या के स्थान पर अपनी एक राशि भी हो सकती है, एक राशि को दूसरी राशि में, जैसे मान लो किलोग्राम को अगर लंबाई से भाग देते हैं, लेंथ से भाग देते हैं, और तो किलोग्राम का रेशो किसके रिस्पेक्ट में निकल आएगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में निकल आएगा, लेंथ के सापेक्ष में किलोग्राम का अनुपात निकल आएगा। तो इसके जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। अब ये जान लेते हैं कि रेशो में कि और कौन कौन से टाइप आते हैं। रेशो में टाइप आते हैं, सबसे पहला टाइप आता है अपना डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। डायरेक्ट रेशियो, अब डायरेक्ट रेशियो को ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो एक राशि ए है और एक बी है। अगर ए बढ़ती है तो बी भी बढ़े, अगर ए घटती है तो बी भी घटे। इसका मतलब क्या होगा, ए जो प्रोपोर्शनल है, मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये डायरेक्ट रेशियो में आता है। ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, ए घट रहा है तो बी भी घट रहा है। और इसका ठीक उल्टा होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशियो। इसमें क्या होता है, जैसे ए अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बी घटेगा, और ए अगर घटेगा तो क्या होगा, बी घटेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/b। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। हम लोगों ने एक राशि पढ़ी होगी प्रेशर, जिसको दाब बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब सूत्र क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब को हम लोग P से लिखते हैं इज इक्वल टू बल फोर्स F क्षेत्रफल एरिया A। तो यहाँ पे देखो, जैसे अब साफ साफ समझ में आ गया होगा, जो P है वो समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल है F के, और P ही जो है इनडायरेक्ट रेशियो में आएगा A के। अगर F बढ़ेगा तो क्या होगा, P बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रेशियो में है, और अगर A बढ़ेगा तो क्या होगा, P घटेगा, ये इनडायरेक्ट रेशियो में आएगा। तो ये अब हो जाएगा डायरेक्ट में और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में। समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसके बारे में और बता देंगे। वैसे ज़्यादा इतना कठिन काम नहीं है कि समझ में ना आया हो, बस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। अभी जैसे पीछे हम लोगों ने रेशो पढ़ा है, रेशो मतलब कि अनुपात,
तो यहाँ पर जब कोई दो अनुपात, मतलब कि जब दो राशियों का अनुपात हो गया वो a/b, एक और अनुपात ले लेते हैं दो राशियों का c/d, ये अगर ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब दो अनुपात अगर बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं a/b, ये देखो हम लोगों का रेशियो का साइन है, और ये 4 पॉइंट होंगे समानुपात, समानुपात का साइन c/d के बराबर होगा। और इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, अगर a/b और c बराबर किसके c/d है, तो a गुणे d बराबर c गुणे b, ये फिक्स होगा हम लोगों का। ये आप लोग याद रखेंगे। a मतलब कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, गुणे चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणे तृतीय पद। ये हम लोग रखेंगे यार। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसके आगे इसमें इतना ही था। हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज को कवर कर लेते हैं साथ में कि एवरेज के आखिर की जरूरत पड़ेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज यानी कि औसत, ये पढ़े होंगे हाई स्कूल या 12th में। जैसे मान लो चार पद दिए हैं, एक दिया है, 3, 5, 7। अगर बोला जाए कि इसका रेशो निकालो, तो रेशो निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सॉरी, एवरेज औसत निकालोगे, कैसे निकालोगे? पहले इन लोगों को जोड़ लोगे, 5 + 7 बटे 4, 3 × 1 = 4, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16 बटे 4। तो कितना आ जाएगा इसका औसत? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो औसत में बस इतना ही है। ये आप लोग जानते होंगे कि जितने टर्म होते हैं उनको नीचे लिख देते हैं, चाहे 4 टर्म है तो बटे 4 कर दिया। ठीक है, और ऊपर वाले जितने टर्म होते हैं उनका टोटल कर दिया। तो क्या होगा? टोटल बटे 4, 16 बटे 4, ये हो जाएगा अपना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क समझ लेते हैं। इसमें टाइम एंड वर्क की पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है हमको रेशियो और प्रोपोर्शन में? तो टाइम एंड वर्क, तो जैसे मान लो एक अपना वर्क है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? देखो अभी हम लोग अनुपात समानुपात से रिलेट करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा? मजदूर पे। मजदूर मतलब मैन पावर, कितने मैन होंगे और कितना समय लगेगा, मतलब टाइम। तो अगर मैन ज़्यादा होंगे, अगर मैन बढ़ रहे होंगे तो वर्क क्या होगा? वर्क हम लोगों का कम होता चला जाएगा। या ऐसे कह सकते हो कि जो काम फिक्स किया गया है, अगर अपने आदमी ज़्यादा होंगे तो कितना कार्य करेंगे? कार्य ज़्यादा करेंगे और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैन पावर में अगर मैन बढ़ेगा, मतलब वर्क जो होगा डायरेक्ट रेशियो में आएगा पावर के, मैन पावर के, और समय के साथ साथ अगर ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो W प्रोपोर्शनल टू मैन मतलब M प्रोपोर्शनल टाइम को डे से ले लेते हैं, डे, इसको डे से दिखाते हैं, मतलब डेज कितने दिन लग रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का बनेगा W प्रोपोर्शनल टू M इंटू D। ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा। और एक चीज़ इसमें और जान लो, जैसे जानना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति ए व्यक्ति है, अगर 5 डेज में एक काम पूरा करता है, मतलब एक वर्क करता है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना होगा? मतलब कि एक दिन का 1 डे का वर्क कितना होगा? तो कितना होगा? जैसे 5 दिन में एक वर्क कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा?
1/5। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि दिन और वर्क, इनका संबंध याद रखिएगा, क्योंकि जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन के साथ साथ अगर कोई थ्योरी कवर करेंगे तो उसको भी कवर करते चलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 6, 8, 9 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब समानुपात होता है तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म आता है। तो फोर्थ टर्म में अपना फर्स्ट टर्म क्या दिया है 6, इंटू फोर्थ टर्म निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 8 इंटू 9। तो 6x इज इक्वल टू 8 9 से कितना होता है 72। तो x क्या हो जाएगा 72/6। तो इसका भाग करने का निकालो, 6 कम 6 बची 1, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जल्दी हो जाएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 6, 9, 12, इसमें दूसरा टर्म निकालने की बात कर रहा है। तो क्या होगा, दूसरा टर्म को हम x अगर मानते हैं तो 6 इंटू 12, फर्स्ट ये फर्स्ट और फोर्थ गुणा करेंगे तो क्या होगा थर्ड और सेकेंड, इनका आपस में गुणा होगा। सेकेंड ही निकालना है, थर्ड हम लोगों को दिया है, थर्ड क्या है 12 है, और सेकेंड क्या है x निकालना है। नहीं, कुछ गलती हो गई है, नहीं ये भी नहीं। तो क्या है फर्स्ट टर्म, उसको मिटा देते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 6, सेकेंड टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 12। क्योंकि बीच में यहाँ इसको x मान लेंगे तो ऐसे लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट हो गया 6, सेकेंड हो गया x, थर्ड हो गया 9, फोर्थ 12 हो गया फोर्थ। तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू थर्ड, थर्ड कितना है 9 और सेकेंड टर्म कितना है x, ये निकालना है हम लोगों को। तो 72/9 इज इक्वल टू x आ जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लेना, ना समझ में आया तो हमको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आप लोगों को इसका जवाब जरूर देंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन आया है कि 1800 रुपये, 1800 रुपये राम, श्याम और मोहन के बीच में बांटे जाते हैं। किन किन लोगों के बीच में बांटे जा रहे हैं, राम, श्याम और मोहन के बीच में कितने कितने अनुपात में, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटे जा रहे हैं। मतलब कि राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन कितने अनुपात में बांटा गया, 2, 3, 4, और टोटल रुपीस कितने हैं 1800। टोटल कितने रुपीस हैं 1800 हैं। तो इसका निकालने का एक तरीका है कि मान लो, माना x एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट। तो राम के पास कितने होंगे 2x हो जाएगा, श्याम के पास कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, मोहन के पास कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 1800 के बराबर होना चाहिए हम लोगों का। तो तीनों जोड़ देते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 3 2 5 4 9x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। यहाँ से x की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो राम के पास रख देंगे x, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 200, फोर्स कितना हो गया 400। श्याम को कितना हो जाएगा 3 इंटू 200, कितना हो जाएगा 600। मोहन का कितना है 4 इंटू 4 गुणे 200, कितना हो जाएगा 800। तो बराबर इन अनुपात में बांटना है, तो कितना कितना पड़ा, राम को 400 मिले, श्याम को 600, मोहन को 800।
है ना आसान। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। आप सही समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको समझ भी आता जाएगा। एक गन मेटल में 22 भाग क्या है? तांबा। 2.5 भाग क्या है? टिन। सॉरी, 0.5 भाग क्या है? जिंक। प्रत्येक धातु में अनुपात का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हम लोग अभी पढ़ा नहीं है लेकिन अब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जान लो। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत निकालते हैं कि भाग जो भाग दिया हो और कुल भाग, इसमें किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके सापेक्ष में निकालते हैं? 100 के। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गुणे 100। इसलिए प्रतिशत का सिंबल होता है, ऐसे लगाते हैं। तो इसको लगा लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं क्वेश्चन। गन मेटल कितना भाग दे रखा है? गन मेटल का भाग दे रखा है 22। गन मेटल दे रखा है 22। तांबा दे रखा है 2.5 और जिंक कितना दे रखा है? 0.5। तो इसका पहले कुल निकाल लेते हैं। तो कुल कितना होगा? 22 प्लस 2.5 प्लस 0.5। तो 22 और 2.5 और आधा कितना हो जाएगा? 3 और 3 22 में जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 25। तो 25 हो गया। प्रत्येक धातु का हमको क्या निकालना है? अनुपात प्रतिशत निकालना है। तो अनुपात प्रतिशत निकालने के लिए कुल तो हमने लोगों ने निकाल ही लिया है। तो सबसे पहले गन मेटल का निकालते हैं अनुपात प्रतिशत। 22 ये भाग दे रखा है, बटे कुल कितना आया? 25 गुणे 100। तो 25 चौको 100, ये हो गया 88। 88% आ गया गन मेटल। ठीक है। ऐसे ही निकालना है हमको टिन का। तो टिन कितना दे रखा है? 2.5। कुल कितना हो गया? 25 गुणे 100। तो 2.5 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 हो गया। और 2.5 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो ये हो गया गन मेटल और ये हो गया टिन। ऐसे हम लोग निकालेंगे जिंक का। जिंक कितना था? 0.5 था और टोटल कितना आया था? 25 गुणे 100। 25 चौको 100, इसमें 0.5 में गुणा कर देंगे 4 का तो कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। ये 2% क्या हो गया? अपना जिंक हो गया। तो ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये भी है। एक मिश्रित धातु में 40% तांबा है, 60% टिन है और इसका कुल वजन कितना है? कुल वजन है 1.2 किलोग्राम दे रखा है। इसमें कितने प्रतिशत तांबा और मिलाया जाए कि तांबे और टिन का अनुपात कितना हो जाए? 6:4 हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले हम लोग कर लेंगे कि उस मिश्रित धातु में तांबा और टिन की मात्रा निकाल लेंगे। तो तांबा और टिन की मात्रा निकालने के लिए पहले क्या करना है? हमको इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो पहले अनुपात क्या दे रखा है? पहले अनुपात दे रखा है तांबा और टिन में। चालीस बटे 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 यहाँ 60। 2:3 आ गया। पहले 2:3 दे रखा है और कुल वजन कितना दे रखा है? 1.2। तो वैसे निकाल लेंगे। एक कांस्टेंट लेंगे x। तो तांबा कितना हो जाएगा? तांबा हो जाएगा 2x और टिन हो जाएगा 3x। ठीक है। तो 2x प्लस 3x जोड़ेंगे तो टोटल कितना है? 1.2 किलोग्राम है। 3 2 5x 1.2। इसको ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200।
तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। x कितना हो जाएगा, ये ग्राम में आ गया है अपना 1200, x आ जाएगा 1200/5, तो 240 ग्राम। x कितना आ गया, 240 आ गया। तो यहाँ से तांबा भी आ जाएगा और टिन भी आ जाएगा। तांबा कितना हो जाएगा, तांबा कितना था, 2x था ना यहाँ पे, तो तांबा हो गया 2x, 2 × 240 और 3 था 3 × 240, 480 और यहाँ पे 24 थे, 3 चौको 12, 3 6 720 ग्राम, 480 ग्राम। अब यहाँ पे हम लोग आंसर भी अपना रीचेक कर सकते हैं। जैसे 480 और 720 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0 8 2 10 0 7 4 11 12, तो 1200 ग्राम आ गया, मतलब 1.2 किलोग्राम, जो कि अपना क्वेश्चन में दे रखा था ये 1.2 किलोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे इसमें क्या कह रहा है, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है, पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितने प्रतिशत तांबा और मिलाया जाए कि तांबे और टिन की अनुपात कितना जाए, 6:4 हो जाए। तो तांबा भी और मिलाने की बात कर रहा है। तो अगर मान लो हम तांबा मान लो मिला लेते हैं, माना तांबा ए मिलाते हैं, और तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो कितने में ए मिलाते हैं, 480 में, तो फिर कुल तांबा कितना हो जाएगा, कुल तांबा हो जाएगा 480 + ए, और टिन जो है अपना वही बराबर ही रहेगा। टिन कितना दे रखा था, 720 ग्राम, ये भी ग्राम में ही है। ठीक है। अब इसका अनुपात कितना हो गया है, इसका अनुपात हो गया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं कितना अनुपात में आ गया है। बढ़ाने के बाद, तांबा को बढ़ाने के बाद अनुपात हो गया है, तांबे और टिन का अनुपात 6:4 हो गया। तो तांबा का अनुपात कितना है, 480 A/720 बराबर कितना है, 6:4। 6:4 मतलब 3:2 की बात कर रहा है। 6 और 4 को आपस में काट लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, त्रियक गुणा, कैची गुणा जिसको बोलते हैं, वो कर लेते हैं। यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, तो 480 + A गुणा होगा 2 से बराबर 720 × 3, 0 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160, 480 का 2 से गुणा होगा, 0 2 8 16, 2 चौको 8, 1 9 96, 960 + 2A। अब यहाँ से 2A के उस तरफ जाएगा तो 2160 - 960, 0 0 और 11 में से 9 गई बच्ची 2, 1200, तो 2A की वैल्यू आई 1200, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। मीन्स 600 ग्राम अगर हम और भी मिलाते हैं तांबा तो कितना आ जाएगा, अनुपात 6:4 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर ना समझ में आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ना फिर भी ना समझ में आए फिर हमको आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर आगे बता देंगे। अब ये देखिए टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया है, इसको रहने देते हैं, अभी थोड़ी देर में कराते हैं। पहले और देख लेते हैं टाइम एंड वर्क के अलावा कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, औसत का है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तथा उनके औसत अंक कितने हैं, 45। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 45। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। टोटल कितने हैं, 20 हैं, और औसत अंक कितने हैं, 45 हैं। यदि कक्षा का औसत अंक बढ़कर 55 हो जाए तो कक्षा में कुल अंकों की कितनी वृद्धि होगी। तो औसत अंक 45 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, कुल अंक जोड़ने के बाद बटे 20, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ से अपना कुल अंक निकल आएगा, कुल अंक हो जाएगा 45 × 20 यानी कि 900, ये 900 आ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कक्षा का औसत अंक बढ़कर 55 हो जाए, तो मतलब कि अगर 55 हो जाए औसत अंक बढ़कर, तो यहाँ पर कुल अंक बटे 20 की बात कर रहा है।
तो कुल अंक जो है 55 इज इक्वल टू कुल अंक बटे 20। तो ये कुल अंक, इसको मान लेते हैं ये बाद का है बढ़ा हुआ, तो इसको कुल अंक डैश कर लेते हैं याद करने के लिए। इस कुल अंक और इस कुल अंक में कुछ फर्क ना, तो ऊपर हम डैश का निशान लगा दे रहे हैं। तो कुल अंक डैश वाला क्या होगा, 55 गुणे 20, 0 2 5 10 2 5 10 1 11। तो कुल अंक डैश कितना आ गया, 1100। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कक्षा में कुल अंकों की कितनी वृद्धि हो जाए। तो पहले था 900, बाद में आया 1100। ठीक है, पहले था 900, बाद में आया 1100। अब इन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल अंकों कितनी वृद्धि है, तो कितनी वृद्धि, सॉरी कितनी वृद्धि नहीं, क्वेश्चन है अंक वृद्धि कितनी होगी, 1100 माइनस 900, 200। ये अपना आंसर हो जाएगा, 200 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 2400 वर्ग मीटर को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात x के अनुपात में 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। प्रत्येक को प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए और अंतिम व्यक्ति क्षेत्र का कितना अंश प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनसीवीटी 2021 में। तो 2400 वर्ग मीटर दे रखा है, कितने कितने बांटा, 1/3 बांटा, 1/4 में बांटा और x में बांटा, सही है। तो कुल दे रखा है 2400। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को क्या मिलेगा, 1/3 कितना आ जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा, 2400 1/4 में बांटा है, तो यहाँ पे 2400 होगा 600 वर्ग मीटर। और तीसरे व्यक्ति को x दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कुल 2400 है, उसमें से पहले व्यक्ति को 800 मिल चुका है वो हटा देंगे, दूसरे व्यक्ति को 600 मिल चुका है वो हटा देंगे, तो कितना आएगा 2400 माइनस 8 से 14 1400, आंसर आया 1000। तो लास्ट वाले व्यक्ति कितना आ गया, 1000 वर्ग मीटर, है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 1300 विद्यार्थी हैं, सॉरी 1300 बता रहे हैं, एक कक्षा में 13 शिक्षार्थियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और प्रथम 6 शिक्षार्थियों की औसत आयु 15.6 मतलब 15.6 वर्ष दे रखी है और अंतिम 6 शिक्षार्थियों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। 7वें प्रशिक्षार्थी की आयु पूछी गई है। तो ये भी औसत का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे करते हैं, जैसे मान लो प्रथम 6 प्रशिक्षार्थियों की औसत आयु, यहाँ से स्टार्ट करो, प्रथम 6 स्टूडेंट, इसकी औसत आयु कितनी दे रखी, 15.6 दे रखी है ना। तो ऊपर क्या होगा, कुल आयु होगी, ये होगी फर्स्ट 6 है ना, तो F6 करके लिख देते हैं। तो याद रखिएगा F6 मतलब क्या है, फर्स्ट 6 बटे 6। तो कुल आयु किन लोगों की, फर्स्ट 6 वालों की, 15.6 इंटू 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 4 36, 6 हाँ 3 6 5 30, 30 3 33 और 6 कम से 6 3 9, 93.6 आया। ये क्या है, वर्ष में। तो कुल आयु जो है फर्स्ट 6 लोगों की वो 93.6 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतिम 6 बच्चों की, अंतिम 6 बच्चों की देखो निकाल लेते हैं, वैसे निकालना है हमको, मतलब कि अंतिम 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके क्या है
15.2 दे रखा है, 15.2। तो इसको भी वैसे निकाला होगा। कैसे निकाला होगा? कुल आयु निकाल ली होगी। अब ये कुल आयु कौन वाली है? ये लास्ट के हैं, लास्ट 6 वालों की, इंटू 15.2 इंटू 6। जो यहाँ पे 6 नीचे डिवाइड किया था उसको 6 उधर ले गए हैं, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 30 1 31, 6 कम 6, 6 3 9, 91.2 वर्ष आया। तो फर्स्ट 6 का 93.6 आया, लास्ट 6 का 1.2 आया है। अब देखो टोटल का भी दे रखा है, टोटल का 13 शिक्षार्थियों की औसत आयु कितनी? 15.4 दे रखी है। तो 15.4 कितने लोगों की है? ये डायरेक्ट किए दे रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। 15.4 दे रखा है कुल लोगों की, और 13 लोग हैं इसमें। तो यहाँ पे कुल आयु मतलब कुल कितने लोग हो जाएंगे? कुल 13 लोगों की आयु, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौको 52, हासिल 2, 5 53 65, 5 70, और 13 13 13 7 20, 200। तो कुल 13 लोगों की आयु कितनी आ गई? 200। अब उनको सातवें की देखो पूछी गई है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि देखो पहले 6 की दे रखी है, आखिरी 6 की दे रखी है, मतलब कितने लोगों की देगी? 12 हो गए, पहले 6 की आखिरी 6 की। और कुल कितनी आयु दे रखी है? कुल 13 लोगों की भी दे रखी है। तो क्या होगा? जो 7th नंबर का होगा, जो 7th स्टूडेंट्स की एज पूछी है ना, तो एज ऑफ 7th स्टूडेंट्स कैसे निकालो? 200.2, इसमें से क्या फर्स्ट 6 की माइनस कर दो 93.6, लास्ट 6 की माइनस कर दो 91.2। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो अपने सातवें बच्चे की आयु हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 15.4। कर लेना, डायरेक्ट हमें तो याद था, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लें। अब एक क्वेश्चन छूट रहा है हम लोगों का, हाँ, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क में हमने अभी जैसे पीछे बताया था, वीडियो रिपीट करके देख लेना, वैसे ही करना होगा क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आदमी ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 5, 6 व 8 दिन में पूरा करते हैं। सी एक दिन पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता, शेष बचे हुए कार्य करने के लिए ए और बी साथ में मिलकर कितने काम करेंगे? तो पहले दे रखा है ए कितने दिन में काम करता है? एक काम को खत्म करता है 5 डेज में। बी कितने डेज में खत्म करता है? 6 डेज में। सी कितने डेज में एक काम को खत्म करता है? ये जो एक दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है? वर्क है, पूरा एक वर्क कितने दिन में खत्म करता है? 8 डेज में, ठीक है। तो पहले सी वर्क करता है, तो सी वर्क करता है, वो एक ही दिन काम करता है और छोड़ के चला जाता है, बाकी काम को ए और बी साथ मिलकर करते हैं। तो सी द्वारा एक दिन में काम किया गया, तो सी ने एक दिन में कितना काम किया? ये देखो हमने पीछे बताया था ना, तो कितना काम किया होगा? जब पूरा काम 8 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/8 दिन। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 काम करेगा, मतलब काम का 8वां हिस्सा करेगा। तो ऐसे ही तो एक दिन में 8वां हिस्सा करेगा, तो ऐसे 8 दिन में जाके पूरा काम कर पाएगा, ठीक है। बस थोड़ा समझ लो, और थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे मतलब समझ सकते हो कि एक काम जब 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। अब पूरा काम कितना है? पूरा काम एक है, हमने कितना माना? 1 यूनिट माना है, 1 माना है। तो बचा शेष काम कितना बचेगा? 1 - 1/8, मतलब कितना बचा? 7/8, ठीक है। अब शेष काम कितना बचा? 7/8। इसको पकड़ के रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है बी और सी। बी और सी, तो बी कितने एक दिन में कितना काम करेगा?
बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/6। ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/5। तो दोनों का एक दिन में कितना काम होगा, ए प्लस बी, मतलब कि इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। इन दोनों का एक दिन का काम होगा 1/5 प्लस 1/6। अब दोनों मिलकर अगर एक काम कर रहे हैं तो 1/5 प्लस 1/6 एक दिन का काम होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 ऊपर 6 5 11, इसका एलसीएम करके 11/30 आ जाएगा। ये एक दिन का काम है। अब पूरा काम कितना बचा, 7/8। तो कितने दिन लगेंगे, शेष काम में इतना काम भाग दे दिया जाए। ठीक है, तो 7/11 30/8 कितना आएगा, 15 हो जाएगा। 2 से 4 हो जाएगा, तो 15 7 105/4 आंसर आएगा 4 नहीं सॉरी 44, 11 चौको 44 हो जाएगा। तो आंसर अपना आएगा 105/44, या इसको सही बटे में अगर निकालना हो तो 2 सही 44 दूना 88, 88 में 105 में 88 गया, कितना बचेगा, 8 7 15 17। ठीक, 2 सही 17/44, ये अपना आंसर है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल में आप लोग करिएगा। अगर जो ना समझ में आए उस क्वेश्चन को भी हमको बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन है इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क, और एवरेज भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।